want to understand the meaning of contract, first we need to understand the meaning of agreement. So here, what is the meaning of agreement? Section 2E में mention है agreement की definition. Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. यानी कि कोई भी promise होता है, ठीक है, वो कंसिड्रेशन फॉर्म करता है अगर, तो वो अग्रीमेंट कहलाता है. अब आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो चलो मैं समझाती हूँ. जैसे दो पर्सन हैं ए और बी, ठीक है, इन दोनों के बीच प्रॉमिस होता है. सबसे पहले तो ए जो है ना बी को ऑफ़र करता है कि मैं तुझे अपनी वॉच सेल करना चाहता हूँ, और बी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं आप तुम्हारी वॉच लेना चाहता हूँ. ठीक है, अब जो है ए और बी के बीच प्रॉमिसेस हो चुके हैं, तो हमारी प्रॉमिस की टर्म कंप्लीट हो जाती है. नाउ बी जो है ए को ये भी प्रॉमिस करता है साथ में, मतलब बी ने एक्सेप्टेंस तो दे ही दिया, प्रॉमिस करता है बी कि मैं वॉच के बदले में तुम्हें 1000 रुपीज़ दूंगा, और वो जो बदले में 1000 रुपीज़ दे रहा है ना, उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन. ठीक है, सो इफ़ यू आर अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो कंसिडरेशन का मतलब अच्छे से समझ लीजिए, समथिंग इन रिटर्न. तो कोई भी चीज़ आप रिटर्न में देते हैं, जैसे बदले में पैसे दे रहे हैं, किसी भी चीज़ के बदले में कुछ दे रहे हैं, तो उसे हम कंसिडरेशन में काउंट करते हैं, उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं. तो अब अग्रीमेंट क्या कहता है कि दो लोगों के बीच में जब प्रॉमिस होता है और साथ में कंसिडरेशन भी ऐड होता है जो ए और बी के बीच में था, तो उसे हम अग्रीमेंट कहते हैं. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अग्रीमेंट, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड. अब एग्जाम्पल इसमें भी गिवन है अग्रीमेंट का, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. पार्थ ऑफर्स टू सेल हिज कार टू कशिश फॉर ₹1,00,000. सो व्हेन कशिश एक्सेप्ट्स द ऑफर इट बिकम्स एन अग्रीमेंट. पार्थ ने कशिश को ऑफ़र किया था कि मैं अपनी कार तुम्हें सेल करना चाहता हूँ 1,00,000 में, और जब कशिश ने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया तो वो एक अग्रीमेंट बन गया. तो इसके अंदर क्या था, ऑफ़र किया गया, एक्सेप्टेंस आई और प्रॉमिस हुआ, और साथ में कंसिडरेशन भी ऐड ऑन हुई, तो ये एक अग्रीमेंट कहलाएगा जो पार्थ और कशिश के बीच में हुआ है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब कॉन्ट्रैक्ट समझने से या कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझाना चाहती हूँ, ताकि डेफिनेशन के बाद आपको कन्फ्यूजन ना हो. सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, अग्रीमेंट समझ आया कैसे बनता है. ऑफ़र, पहले एक पर्सन ऑफ़र करता है, ए ने बी को ऑफ़र किया था, ठीक है, फिर एक्सेप्टेंस, बी ने ए का ऑफ़र एक्सेप्ट किया था कि ए ने कहा था मैं वॉच दूंगा, बी ने कहा था हाँ ठीक है मुझे आपकी वॉच एक्सेप्ट करती हूँ मैं, आई वांट टू टेक योर वॉच. नाउ अब उन दोनों के बीच प्रॉमिस हो जाता है क्योंकि ऑफ़र एक्सेप्टेंस हो जाती है. अब जो प्रॉमिस है ना उसके साथ कंसिडरेशन ऐड हो जाता है. बी कहता है मैं बदले में आपको 1000 रुपीज़ भी दूंगा. तो वो कंसिडरेशन ऐड होने के बाद प्रॉमिस के अंदर एक अग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है उन दोनों के बीच में. नाउ दैट अग्रीमेंट जब लॉ के थ्रू इन्फॉर्सिबल हो जाता है ना, व्हेन इट इज़ इन्फॉर्सिबल बाय लॉ, तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्फोर्सिबल, राइट. सो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है जब एक अग्रीमेंट लीगल अग्रीमेंट होता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन लीगल होती है, ऐसी कोई कंडीशन उसके अंदर नहीं होती जो लॉ के अगेंस्ट हो. ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप अग्रीमेंट कर रहे हो, लाइक ए और बी के एग्जांपल में वॉच एक ऑब्जेक्ट था, वो लीगल था. कंसिडरेशन यानी कि बदले में वो उसे लीगल कंसिडरेशन ऑफर कर रही थी, वो थी मनी, ठीक है, कोई ड्रग्स, कोई अल्कोहल, ऐसा कुछ कंसिडरेशन नहीं था जो लॉ के अगेंस्ट था या लॉ ने उसे मतलब इलीगल माना हुआ था. ठीक है, समझ गए. तो सब कुछ लीगल होता है ना जब एक अग्रीमेंट के अंदर, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ जाता है. यानी कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म होने के बाद अगर उन दोनों पार्टीज़ में से जिनके बीच अग्रीमेंट हुआ है कोई पीछे हटता है, तो उसमें लॉ के पास हम जा सकते हैं. लॉ उसमें एक जो गलत पार्टी है जो भी पीछे हटी है उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है. तो आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा. आगे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं आप. सो नाउ what is contract? Okay, a contract is defined as one that is legally enforceable, as we just read last slide में हमने पढ़ा ही था. ठीक है, बाय सेक्शन 2H. अब कॉन्ट्रैक्ट कहाँ मेंशन होता है, सेक्शन 2H में. सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. जो भी मैं बोल्ड में मैंने लिखा हुआ है ना स्लाइड्स के अंदर, आप प्लीज़ उसे ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ये सब एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने. अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन अग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है. एक अग्रीमेंट ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है. तो कॉन्ट्रैक्ट पहले से एक अग्रीमेंट होता है, ईदर रिटन और स्पोकन, या तो लिखा हुआ होगा या फिर
स्पोकन होगा। बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन अगेन वो लीगली बाइंड कर लेती है दो पार्टीज़ को कि अब वो अपने प्रॉमिस से, अपने अग्रीमेंट से पीछे नहीं हट सकते हैं। और दो पार्टीज़ के बीच में होगा ऑब्वियसली, कोई एक पार्टी, सिंगल पार्टी किससे कॉन्ट्रैक्ट करेगी? दो पार्टीज़ का कंपल्सरी है होना, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस। ओके, नाउ next slide. Let's see the example. A promised to deliver his watch to B, and in return B promised to pay sum of rupees 1000. Here agreement बन चुका है, promises हो चुके हैं A और B के बीच में, जो मैंने आपको वॉच का एग्जाम्पल दिया था, और 1000 रुपीज़ की बात जो कि कंसिडरेशन है वो भी हो चुकी है। तो देयर इज सेड टू बी एन अग्रीमेंट बिटवीन A and B, and this agreement will become contract. Let's move further. तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊंगी, ये पैराग्राफ नहीं रीड करूंगी, आप रोक के रीड कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक चीज़ जो बात इंपॉर्टेंट है वो समझा रही हूँ। व्हेन अग्रीमेंट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, अब अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब उसके अंदर इन्फोर्सेबिलिटी आ जाती है, लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल हो जाता है, सब चीज़ें लीगल हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बट वो लीगल क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 के अंदर, यानी कि एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होंगी तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और ये सब कहाँ मेंशन है? सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर नाउ. Let's discuss. Section 10 states condition which are required for a contract to be valid. अगर ये सारी condition जो section 10 में mention है वो contract में होगी तभी वो contract valid होगा, ठीक है। Now, two parties. I told you दो parties का होना ज़रूरी है, दो या दो से ज़्यादा parties हो सकती है, बट दो parties का होना ज़रूरी है, minimum two parties. ऑफ़र क्या होता है? ऑफ़र हमें पता ही है, अगर कोई पर्सन है आपको ऑफ़र कर रहा है, लाइक ए ने बी को ऑफ़र किया था कि आई वॉन्ट टू सेल माई वॉच टू यू, मैं अपनी वॉच आपको सेल करना चाहता हूँ, तो दैट वॉज ऑफ़र, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑफ़र को हम प्रपोजल भी कहते हैं। ऑफ़र एंड प्रपोजल एक ही टर्म है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. यानी कि कोई एक पर्सन जब अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर करता है, अपनी इच्छा एक्सप्रेस करता है किसी भी चीज़ को करने की या कोई चीज़ ना करने की, तो उसे हम ऑफ़र या प्रपोजल कहते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. एक्सेप्टेंस क्या होती है? एक्सेप्टेंस मीन्स व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफ़र वॉज मेड हैज़ गिवन दी एसेंट, यानी कि जिस पर्सन ने आपको ऑफ़र किया, जैसे ए ने बी को वॉच के लिए ऑफ़र किया था और बी ने बोला था येस आई वांट टू टेक योर वॉच, मैं आपकी वॉच को परचेज़ करना चाहती हूँ, तो वो एक्सेप्टेंस थी, ठीक है। बहुत बेसिक टर्म्स हमें वैसे भी मीनिंग पता है। सेक्शन 2B में जो एक्सेप्टेंस है वो मेंशन है। Now let's come to an agreement. Agreement आप सब ने पहले ही समझ लिया। When the party to whom the offer is given acknowledge his acceptance to it. A contract is first an agreement. A contract has a foundation that is an agreement. ठीक है, agreement हम सबको पता है, promise होता है, पहले ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होती है, प्रॉमिस होता है, फिर कंसिडरेशन होता है, फिर एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है। Now let's come to free consent. Free consent, the parties must reach a consensus on the same issue at the same time and in the same manner. Without permission, a contract is not enforceable in court. When the parties agree on the same item in the same way, it is referred to as consent. यानी कि जब पार्टीज़ कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी अग्रीमेंट पे आती है तो वो सेम चीज़ पे अग्री होना, उनके माइंड का मीट करना, उनके माइंड का, उनके ख्यालात का मैच करना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक ए ने बी को वॉच सेल करने के लिए सोचा था, जब ऑफ़र किया था तो बी ने भी उसे एक्सेप्ट किया था, बी भी चाहता था उस वॉच को परचेज़ करना, तो वहाँ पे उनके माइंड मैच हुए थे। तो बिना किसी परमिशन के या बिना माइंड अगर मैच ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट साइन ही नहीं हो सकता, राइट। सो इसलिए फ्री कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्शन 14 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन फ्री कंसेंट एज कंसेंट नॉट गिवन अंडर कोर्जन। अब एक और चीज़, माइंड तो मीट होते ही होते हैं, बट कंसेंट
इजाज़त भी होती है। जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आप इजाज़त देते हैं और आप ये भी साथ में साइन करते हैं कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है आप उसे फुलफ़िल करेंगे, दोनों पार्टीज़, राइट। जो भी साइन करती है आप उन्हें मानेंगे। तो किसी भी ज़ोर ज़बरदस्ती या दबाव में कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना, किसी भी गलत इन्फ्लुएंस में, या कोई भी फ्रॉड होता है आपके साथ कमिट होता है, कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि आपको कुछ और बताया जाता है और कुछ और होता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, या फिर कोई गलती से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, मान लो कोई और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, कुछ और किसी और चीज़ के पेपर्स आ गए, या कुछ भी ऐसा होता है जिसमें आपको ये लगता है कि आपने गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, या गलत हुआ है, या फिर आपकी जो कंसेंट है वो गलत तरीके से ली गई है, आपकी नॉलेज में नहीं था आप क्या साइन कर रहे हो, तो उसे आप फ्री कंसेंट में काउंट नहीं करेंगे और कोर्ट भी उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानेगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंसिडरेशन। मैं रिपीट नहीं करूँगी, कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप ये डेफिनेशन रीड कर लेना। नाउ इंटेंशन ऑफ ए लीगल रिलेशनशिप, both parties must intend to enter into a formal partnership or otherwise commit themselves legally as a result of the ये अग्रीमेंट होना था यहाँ पे, ठीक है। सो बोथ पार्टीज़ मस्ट इंटेंड टू एंटर, यानी कि इंटेंशन लीगल, कि यानी कि दोनों पार्टीज़ जो है ना उनको ना उनके दोनों के माइंड में होना चाहिए, उनका माइंड मीट करना चाहिए कि दोनों को एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करना है, यानी कि दोनों को एक अग्रीमेंट के अंदर आना है, दोनों को एक अग्रीमेंट साइन करना है। लाइक फॉर एग्जांपल दो बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको बिजनेस पार्टनर बनना है तो दोनों को बनना है, एक को नहीं बनना ना, तो दोनों ही अग्रीमेंट साइन करेंगे। तो दोनों का मन होना चाहिए दैट वी वांट टू साइन दिस अग्रीमेंट बिकॉज वी वांट टू बिकम बिजनेस पार्टनर्स। सो माइंड का मीट होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है, और उनका इंटेंशन होना चाहिए कि वो लीगली किसी अग्रीमेंट को साइन करें या किसी लीगल रिलेशनशिप के अंदर आए ताकि वो एक अग्रीमेंट फॉर्म करे। नेक्स्ट, contractual capacity, the agreements parties must be able to form a legal contract। अब जब अग्रीमेंट बना लिया है तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आगे फ्यूचर में कोई भी इशू होता है, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी उसे लॉ के थ्रू, तो आप उस पर कोई स्टेप नहीं ले सकते। कोई एक पार्टी है, कोई एक पार्टी आपको धोखा दे देती है तो आप उसमें लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे, बिकॉज आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म किया था, कुछ ना कुछ इलीगल होगा, वो अग्रीमेंट पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना होगा। सो एवरीवन इज permitted to engage into an agreement under the act if he or she has reached majority age। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको जो अग्रीमेंट बनाना है वो एक ऐसे पर्सन के साथ बनाना है जिसने मेजॉरिटी एज अटेन कर ली हो, यानी कि 18+ हो गया हो, एक अडल्ट एज में चला गया हो। क्योंकि आप अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन लाइक अग्रीमेंट साइन करते तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काउंट नहीं होगा। आपका अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब उसकी सबसे बड़ी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि वो मेजॉरिटी, यानी उस पर्सन ने एक 18+ की एज अटेन कर ली हो, मेजॉरिटी एज अटेन कर ली हो। दूसरी कंडीशन, वो पर्सन मेंटली साउंड होना चाहिए, यानी कि दिमागी हालत से एकदम ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो माइंड मेंटली स्टेबल ना हो और आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और उससे कुछ भी मांग लो बदले में और वो दे दे, तो वो माना नहीं जाएगा कोर्ट में, ठीक है। उस पर्सन को पता होना चाहिए कि वो क्या साइन कर रहा है। नेक्स्ट, इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। एक तो कंसिडरेशन तो होनी ही चाहिए आपकी लॉफुल, जो भी बदले में आप ले रहे हैं, प्लस वो पर्सन जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर जिस भी चीज़ पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सब भी लीगल होना चाहिए। कोई ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो लॉ की नज़र में गलत है, लाइक कोई क्रिमिनल है, ऐसा कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी क्रिमिनल है, किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आपका मतलब अग्रीमेंट साइन करते हैं, आई एम रियली सॉरी, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। किसी गलत ऑब्जेक्ट, किसी इलीगल ऑब्जेक्ट जो गवर्नमेंट ने बैन कर रहा होगा उसके ऊपर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो अग्रीमेंट ही रहेगा। ओके, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये इसकी हेडिंग है इसकी। According to section 10, consideration and object of the contract should be lawful and is an essential element of a contract. A contract is forbidden by law if it is either against any law, both substantive and procedural। यानी कि जो इतना समझ लो बस इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो अभी मैंने समझाया है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी जब ए और बी के बीच जो अग्रीमेंट था वो किस पे था, वॉच पे था।
तो अगर वॉच एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो अगर उसके अंदर मतलब लॉ की नज़रों में कुछ गलत नहीं है, राइट, तो कोई इशू नहीं है। बट हाँ, अगर वॉच के अलावा कोई ऐसा इलीगल ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर अग्रीमेंट हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रग्स के ऊपर हो रहा है, एक इलीगल है वो, ठीक है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, आप उसका एक्सचेंज कर रहे हो, आपके बीच कुछ साइन हुआ है एग्रीमेंट, और बाद में फिर आपका एक पार्टी जो है वो मना कर देती है कि मैं इसके बदले कोई कंसिड्रेशन पे नहीं करूँगा या करूँगी, तो वो बाद में वो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, बिकॉज वो इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है उसके पास, आपने एक इलीगल ऑब्जेक्ट के ऊपर डील करी है, ठीक है। सो ये सेक्शन 10 के अंदर बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट होना, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रखा है, एन अग्रीमेंट टू सेल लिकर विदाउट अ लाइसेंस, ठीक है ना, डिस्पाइट द लॉ मैंडेटिंग टू हैव अ लाइसेंस। अगर आप बिना लाइसेंस के सेल कर रहे हैं तो उसमें फिर आप अगर फंसते हैं तो इसमें लॉ का कोई रोल नहीं है, आपको उसके लिए भुगतना होगा। बट हाँ, अगर आपने जो भी लॉ ने रूल्स बनाए हैं उस चीज़ के लिए लाइसेंस के साथ, अगर आप उन सबको फॉलो करते हैं, फिर कोई इशू होता है तो यू कैन डेफिनेटली टेक हेल्प। नेक्स्ट, now what is the scope of contract? The scope of the contract defines all aspects of the document. Contract have different forms and the amount involved ranges from small to large amounts. Some contracts last for years. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्कोप की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइम की हम पहले बात करेंगे यहाँ पे। तो कॉन्ट्रैक्ट्स की जो टाइम होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का ही हो सकता है, 2 साल का ही हो सकता है, कुछ महीनों का ही हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट लास्ट फॉर ईयर्स, कई सालों तक का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। वाइल अदर हैव शॉर्टर डेडलाइन, किसी की छोटी डेडलाइंस भी हो सकती है। यानी कि कोई डेफिनेट टाइम, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट इतने का ही होना चाहिए, ऐसी कोई रूल, कोई मैंडेट रूल नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का, कितनी ड्यूरेशन का होना चाहिए। द मटीरियल फाउंड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर पर्पज़। और जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, जो टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, वो भी डेफिनेटली उस पर डिपेंड करती है कि किस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और क्या पार्टीज़ क्या तय करना चाहती है। जैसे रेंट एग्रीमेंट अलग होगा, किसी चीज़ को परचेज़ करना चाहते हो, उस चीज़ का अग्रीमेंट अलग होगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन उस अकॉर्डिंग रखी जाएगी। तो ऐसे हर कॉन्ट्रैक्ट, हर अग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट होती है। There are many aspects of commercial law and sometimes it is difficult to define all areas. बहुत सारे एरियाज़ होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे कमर्शियल लॉ इज़ वन ऑफ देम। तो सारे एरियाज़ को डिफाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट की स्कोप काफ़ी बड़ी है, ठीक है। Typically commercial law practice involves human research as it relates to but not limited। ये कमर्शियल लॉ का एग्जाम्पल ले रखा है कि कमर्शियल लॉ में जो प्रैक्टिस है उसमें मतलब कमर्शियल लॉ प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व क्या क्या है, ह्यूमन रिसर्च है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट लिमिटेड। अब वो भी लिमिटेड नहीं है। सो टू कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड्स, टैक्सेशन, इंश्योरेंस एंड रेंटल। ओके, लेट्स मूव फर्दर। Now the last part of our video is difference between agreement and contract. Meaning. So the meaning of agreement can be understood as an acceptance of an offer given by one party to other. ठीक है, सो अग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है कि अग्रीमेंट में एक्सेप्टेंस दी जाती है दूसरी पार्टी के थ्रू, जिसने ऑफ़र किया होता है उस पार्टी को। और कॉन्ट्रैक्ट हमें पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट पहले अग्रीमेंट होता है, उसके बाद वो लॉ से इन्फोर्सिबल होता है, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब डेफिनेशन सेक्शन 2E के अंडर मेंशन है एग्रीमेंट की, ठीक है, ये आप रीड कर लेना। एंड कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन 2H के अंडर मेंशन है। एलिमेंट्स, अग्रीमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं, अग्रीमेंट कैसे फॉर्म होता है, पहले ऑफ़र होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है। कॉन्ट्रैक्ट में वी कैन ऑल्सो ऐड हेयर, मतलब एक मिनट, अग्रीमेंट में हम ऐड कर सकते हैं कंसिडरेशन भी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, अग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, पहले अग्रीमेंट बनेगा फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके बाद एनफोर्सेबिलिटी भी ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए। फिर है रिटन फॉर्म, द अग्रीमेंट कैन नॉट नेसेसरीली बी इन रिटन फॉर्म, अग्रीमेंट का रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉर्मली रिटन एंड रजिस्टर्ड, कॉन्ट्रैक्ट तो नॉर्मली रिटन होता ही होता है और रजिस्टर्ड भी होता है। स्कोप, एन अग्रीमेंट हैज़ अ वाइडर स्कोप देन अ कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ अ नैरो स्कोप एज़ कम्पेयर टू एन अग्रीमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट से बनता है, बट अग्रीमेंट अपने आप में इस्टेब्लिश होता है तो बहुत सारी चीज़ों को पूरा करता है, इसलिए उसकी स्कोप वाइडर है।
ठीक है, जैसे पहले ऑफ़र होता है, एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन होती है, मतलब ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस बनता है, फिर कंसिडरेशन होती है, तो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पूरी करता हुआ आ रहा है। रिस्क की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स अ हायर रिस्क फैक्टर बिकॉज इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और इसमें अ कॉन्ट्रैक्ट इज अबाइडेड बाय द लॉ, सो इट इंश्योर्स अ लो रिस्क फैक्टर। ऑफ कोर्स आप एक्शन ले सकते हो तो लो रिस्क फैक्टर में आएगा। वन इन अनदर, ऑल अग्रीमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी कंसिडर्ड एन अग्रीमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डिफरेंस, और ये समझ भी आना चाहिए। जितने भी अग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अग्रीमेंट ज़रूर होते हैं। पहले अग्रीमेंट बनता है फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन, एन अग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि अग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन हो, वो लीगली बाइंडिंग हो, ये ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ वाई वी कैन नॉट टेक एक्शंस, लाइक किसी के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। कॉन्ट्रैक्ट आर मेंट टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता ही इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है। वही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है जो अग्रीमेंट से उसे अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन, अग्रीमेंट कैन बी फॉर्म विदाउट कंसिडरेशन, अग्रीमेंट कंसिडरेशन के बिना फॉर्म हो सकता है, ओके। सो देयर शुड बी सम कंसिडरेशन टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ना कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। सो ये मेजर डिफरेंस थे इनके बीच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। और हमारी लीगल वीडियोस भी और ख़ासकर जीके वीडियोस भी, हम दोनों वीडियोस बनाते हैं, जीके और लीगल दोनों को देखिएगा और नॉलेज गेन कीजिएगा। थैंक यू।